इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर स्वामी विवेकानंद स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और उसके साथ सहयोग करने वाली अन्य सभी संस्थाओं की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज का जो विषय है वो सर्वे रिपोर्ट है जिसको हम प्रस्तुत और साझा आपके साथ करने जा रहे हैं, और ये कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है। ये एक व्यापक योजना के अधीन उसका एक भाग है जिसमें जितना अभी तक हमने सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का को लेकर के, उसको लेकर के जो ऑब्जर्वेशंस, रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए हैं, उनको हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, प्रतिसंवेदन लेने के बाद फिर हम इसको अगले भागों में लेकर के जाएंगे। विषय थोड़ा लंबा है और आप विषय की ओर देख लीजिए, और लगभग 30 मिनट के करीब, 30 से 35 मिनट हो सकते हैं। मैं अपनी बात आप लोगों के साथ उस रिपोर्ट के अंशों को रखूंगा, इसकी प्रयोजन क्या है, क्यों हम करना चाह रहे थे, क्यों ये प्रश्न हमारे सामने आए, वो सब साझा करते हुए फिर आप लोगों के जो भी जैसा विमर्श आप करना चाहें उसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। तो सर्वे रिपोर्ट प्रेजेंटेशन और डीकंस्ट्रक्टिंग भारत नेशनल आइडेंटिटी, अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द पैराडाइम्स ऑफ राष्ट्र संकल्प, राष्ट्र धर्म, राज्य धर्म और प्रजा धर्म, कि भारत का राष्ट्रीयता का विमर्श क्या है, कि इंडिया और भारत, जैसा कि हम लोग कहते ही हैं, इंडिया दैट इज भारत। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे स्क्रीन के ऊपर देखें तो हम अपनी परंपरा की ओर से कुछ प्रश्न रखे हमने, जिसे पूर्व पक्ष कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो संवाद की परंपरा है वो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में चलती है, वो चर्चाओं में नहीं चलती, जैसे कि आप लोग संसद में देखते हैं हल्ला गुल्ला और शोर। तो कृपया ध्यान दीजिएगा कि हम लोग संवाद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोई विवाद या चर्चा या परिचर्चा, उसके लिए हमने सदन को छोड़ा हुआ है, वो सब वहां है। उससे नीचे अगर आप आए तो इस सारे विमर्श को समझने के लिए आपको दो तरह की भाषा और उसकी संस्कृति को जानना और समझना होगा। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, निश्चित रूप से जो अंग्रेजी में लिखा गया, तो अंग्रेजी की जो मूल धाराएं हैं, अंतर धाराएं हैं, वो इंडस्ट्री, ट्रेड के ऊपर निर्भर करती हैं। वो ट्रेड की ज्यादा भाषा है, वहीं की वो फिलॉसफी और वहीं की ट्रेड के कल्चर को ही अग्रसर करती है। और जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास ऐसे ट्रेड वाले कोई इश्यूज नहीं है। हमारी जो भाषा संस्कृति है वो कृषि प्रधान है, कृषि पर आधारित है। ये आप अपने, अगर आप लोग अपनी परंपरा से परिचित हैं और शास्त्रीय ग्रंथों से परिचित हैं, तो आपको वहां पर जो भाषा, दर्शन और संस्कृति मिलेगी वो कृषि प्रधान संस्कृति मिलेगी। लेकिन जब आप अंग्रेजी की बात करते हैं तो आपको ट्रेड और कॉमर्स बेस जो है वो भाषा और संस्कृति और दर्शन देखने को मिलता है, और कैसे मिलता है उसका मैं आगे चल के आपके साथ बात करूंगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसकी ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है सील, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील थी, और जिसमें अखंड भारत का ये स्वरूप था, जिसके लिए आपका संविधान बनाने का अंग्रेजी सरकार ने आदेश निकाला था, और उसमें लोगों ने अपने विचार विमर्श शुरू किया। लेकिन जब तक ये संविधान बना तब तक ये वाली जो सील थी, इसका क्या हश्र हुआ ये आप सभी जानते हैं। टुकड़े टुकड़े भारत हो गया, और उसका संविधान जो पूरे भारत के लिए लिखा जाना था, वो टुकड़े टुकड़े भारत के लिए लिखा गया। और इसीलिए संभवतः कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं ये लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए सैक्रेड और डिवाइन डॉक्यूमेंट बियॉन्ड अमेंडमेंट। तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं, मुझे इन चीजों को दोहराना नहीं है, समय की क्योंकि सीमा है। और ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में नवंबर 4 को 1948 में ये बात कही थी कि इस ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई अंतिम नहीं है, इसमें परिवर्तन संभव है, जैसे लोगों की अपेक्षा हो, युगानुकूल धर्म हो। और ठीक यही बात मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के लगभग आखिर के श्लोकों में आपको पढ़ने में मिलेगी, जहां पर उन्होंने मनु में ये लिखा है कि हर युग के अपने धर्म होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, और कुछ शाश्वत धर्म होते हैं जो हमेशा स्थायी रहते हैं। तो खैर, उस कंपैरिजन में ना जाते हुए, तो हमारे सामने जो प्रश्न थे वो थे कि राष्ट्र को परिभाषित क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है।
उसके हिसाब से हम किसको राष्ट्र कहेंगे। मैं नेशन शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि हम प्रयास करेंगे कि अपनी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों को तो समझ लें, लेकिन अंग्रेजी को अपनी भाषा में समझने का प्रयास ना करें, जिससे कि अक्सर कन्फ्यूजन होता है, जो कि अभी आप लोग देखेंगे। और किसका होता है राष्ट्र और कौन होते हैं राष्ट्रजन, और इस राष्ट्र की संस्कृति की संज्ञा क्या है? क्या होता है राष्ट्र धर्म, और कौन से ऐसे लोगों के तप, त्याग, श्रम, साधना से, किन लोगों की प्रज्ञा, प्रेरणा और अनुभूतियों से ये भारत राष्ट्र बना? तो बहुत संक्षेप में आप ये देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस से अगर संबंधित हैं, लॉ से संबंधित हैं, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि बड़े गर्व से उन सारे के सारे अध्यापक जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, वो ब्रिटेन से लिए हुए 8 मूल्यों को, आयरलैंड के 3, अमेरिका के 7, कनाडा के 4, ऑस्ट्रेलिया के 3, रूस के 2, फ्रांस के 2, जर्मनी के 1, साउथ अफ्रीका से 2, जापान का 1 मूल्य बड़े गर्वपूर्वक पढ़ाते हैं कि हमारे संविधान में सभी मूल्य आ गए। और लेकिन जैसे ही आप ये प्रश्न करते हैं, जो कि कंपाइल्ड और एडिटेड आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें जब ये आप प्रश्न करते हैं कि भई हमारा अपना मूल्य कौन-सा है? हमारी तो सभ्यता, हमारी सिविलाइज़ेशन हज़ारों वर्षों की है, तो उसमें कोई एक मूल्य यहाँ पर आपको दिखाई देता है? क्या आप देख सकते हैं? आप जस्टिफाई करने का प्रयास करें। अगर इस आधार पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमने फ्रीडम शब्द को ले लिया और फिर हमने उसकी भारतीय व्याख्या करने की कोशिश की, तो आप देखेंगे, अभी जब आगे आपको मैं सर्वे दिखाऊँगा, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जब आप स्वतंत्रता शब्द करते हैं, तो वो फ्रीडम का अनुवाद, सही अनुवाद नहीं बैठता। अब ये सीधा-सीधा एक बड़ा सीधा पक्ष है। ये जो आप वेस्टर्न वैल्यूज़ जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े गर्वपूर्वक और चर्चा का नाम लेकर के 2 वर्षों के अंदर-अंदर, 2 वर्षों से भी कम के अंदर हमने जिनको स्वीकार किया, वो सारी के सारे मूल्य आए कहाँ से? वो आपकी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आदि-आदि जो बड़े-बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ से आए हैं। और अगर इस बात में कोई इस बात से असहमति दिखाना चाहता हो, तो ज़रूर मुझे बताएँ। और मैं हर एक के प्रमाण दूँगा कि वो वैल्यूज़ जिसको हमने फ़िलॉसफ़ी से कवर कर दिया और ऐतिहासिक घटनाओं को हमने छिपा दिया, तो अगर इस तरह की हम चर्चा नहीं करेंगे, उन बातों को, उन तथ्यों को सामने नहीं लाएँगे, तो मुझे लगता है कि हम अपनी अ, लोगों के साथ एक अन्याय कर रहे हैं, एक धोखा कर रहे हैं। क्योंकि ये मूल्य आ कहाँ से रहे हैं, ये सारे के सारे वेस्ट से जो आने वाले मूल्य हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, ये सारे के सारे शब्दावली यहाँ से अपनी शर्म को छिपाने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। और किस तरह से फिलोसोफर्स ने इसके ऊपर पर्दा डाला है, इस हिंसा के ऊपर, इस अनाचार और अत्याचार के ऊपर, वो मैं अभी आपको प्रश्नों के सर्वे में दिखाऊँगा। तो मैं इसमें अभी नहीं जा रहा, ये सब मैंने शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ, और ये दोबारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और बस केवल इतना ही ध्यान रखने की बात है कि जब हमने इस सारे सर्वे को शुरू किया, तो उसमें हमें 60 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जिसमें टीचिंग फ्रेटर्निटी से लेकर के स्टूडेंट्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आर्मी से और कुछ अन्य प्रोफ़ेशन से भी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। और इसमें लगभग 12 शहरों से जो हैं वो लोगों ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया। और आप ये देख सकते हैं कि बाकी जो हैं स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट से लोगों ने उन सारे विषयों के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा। लेकिन इस बात को थोड़ा-सा आप ध्यान रखें, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है पार्ट ए में, क्योंकि ये 2 भागों में सर्वे था कि कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़, इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है जब आप भारतीय संदर्भ में कृषि प्रधान संस्कृति, कृषि प्रधान भारत में इन मूल्यों को लागू करने की कोशिश करते हैं, इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं। फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारे शब्द मैंने गिना दिए हैं और कहाँ-कहाँ से आए हैं वो अभी मैं आपको प्रमाण दूँगा। और दूसरा ये भी हमें पढ़ाना चाहिए था, जिसके बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, वो थी डार्क रूट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। क्या आप में से ये जो शब्दावली मैंने अभी इस्तेमाल की, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आदि-आदि, इंडिविजुअल फ्रीडम वगैरह, वो आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वो सब यहाँ से उभर कर नहीं आए? या वो बड़ी एक स्वस्थ सोसाइटी थी वेस्ट की और वहाँ से उन्होंने जो है वहाँ के ऋषियों ने पैदा कर दिए कि ये लो मूल्य,
इनके आधार पर सारी दुनिया के मूल्य होने चाहिए और इससे जो है दुनिया में सुख, शांति और चैन आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जो प्रश्न है, मैं बहुत संक्षिप्त सा फ़ोकस करने की कोशिश करूँगा, संक्षेप में रखूँगा सारी बातों को, कि सबसे पहले हम इक्वालिटी को ले लेते हैं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी जिसको बड़े शानदार तरीके से बहस करते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने यही शब्द शायद इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन लोगों ने केवल संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को कंपाइल किया और एडिट किया। ये जो बहस थी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो केवल एक सतही बहस रही। उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये जो इक्वालिटी की बातें थी, वो यहाँ स्लेवरी से उठ कर के कैसे आ रही थी। और इसको जो रिस्पॉन्ड किया 63% लोगों ने इसको यस कहा कि ये द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स रूट्स इन ब्लडशेड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच सॉ द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग लुइस और क्वीन जो हैं। और इसको ढका कैसे किया? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और लॉ के लोग कैसे पढ़ाते हैं? वो स्लेवरी की बात के कॉन्टेक्स्ट में इक्वालिटी का इक्वालिटी की वैल्यू को नहीं पढ़ाएंगे। वो किस आधार पे पढ़ाएंगे कि देखो जॉन लॉके ने ये कहा था, जॉन लॉके ने फिलोसोफाइज किया। तो सारे के सारे मूल्यों को मैं प्रमाण पूर्वक आप लोगों के साथ ऐसे ही साझा करूंगा कि ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज का नाम दे रहे हैं, वो सारा का सारा कहाँ से पैदा हो रहा है? ये स्लेवरी और अत्याचारों से पैदा हो रहा है और कैसे हम उनको फिलॉसफी के नाम पे ढक रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इन सारे सर्वे से बिल्कुल सहमत ना हो। दूसरा ये प्रश्न था कि डू यू एग्री दैट द वेस्टर्न वैल्यू ऑफ फ्रीडम as adopted by Indian Constitution was the outcome of atrocities committed during American Civil War, which saw the deaths of 6 million people, civilians. और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे से इंसिडेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अमेरिका में कैसे स्लेव्स का ट्रेड होता था, लेकिन उसको कैसे ढका गया। फिलोसफर्स लाइक जीन जैक्विस रूसो, इन्होंने उसको एक फिलोसोफाइज कर दिया, सारे का सारा एक आवरण उसके ऊपर मढ़ दिया। तो क्या ये सचमुच हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो एडिटर्स और कंपाइलर्स थे, क्या उन्होंने इस तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच से इन सब मूल्यों को देखा? क्या उनको नहीं कभी लगा कि ये सारे के सारे मूल्य आ कहाँ से रहे हैं और हमें अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति के संदर्भ में उन मूल्यों के ऊपर बात करनी चाहिए थी? इसी तरह से, और इसको 70% लोगों ने एक्नॉलेज किया है कि हाँ, ये अत्याचारों से उत्पन्न हुई चीजें हैं। 8.3% जो है वो एग्री नहीं करते और 21% जो है उनको इस विषय में नहीं पता। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे चल रही हैं, पता लग रही हैं। और इसी तरह वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जो जस्टिस है, उसकी रूट्स हैज इट्स रूट्स इन ब्रूटल सप्रेशन ऑफ इंग्लिश पीजेंट्स रिवोल्ट 1381। ये उसके फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। मैं सारों के जो हैं वो उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि इतना सारा काम जो है ये बहुत लंबा और बड़ा प्रोजेक्ट है कि हर एक के लिए, हर वैल्यू के लिए मैं फिलोसफर्स की कोटेशंस को लेकर के आऊं और फिर उनके जो है प्रमाण भी लेकर के आऊं कि किस तरह से ये जो है अत्याचार किए गए और दोनों में किस तरह से कवर अप किया गया है, किस तरह से एट्रोसिटीज को फिलॉसफी से कवर किया गया है। तो सारी की सारी वेस्टर्न फिलॉसफी आपको इसी तरह से सर्वाइवल के बेस पर दिखाई देगी। इसी तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी हैज इट्स रूट्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लडशेड ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी व्हिच सॉ द एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस एंड पेलोपोनेसियन वॉर, जो कि एथेंस और स्पार्टन के बीच में लगातार चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स थे बीसी में। और हम जनरली जो है वो डेमोक्रेसी को जो है वो ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक के साथ जोड़ते हैं, जिसको मॉन्टेस्क्यू ने जो है बाद में ज्यादा फिलोसोफाइज किया और उसके प्रमाण आप यहाँ देख सकते हैं। केवल यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारी की सारी पिक्चर्स ऑथेंटिकेटेड हैं और प्रमाणिक हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो कितनी वायलेंस थी उस डेमोक्रेसी के नाम पर, और जिसको हमने फिलोसफाइज करके अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया कि देखो यही सबसे बड़ा मूल्य है। लेकिन हमने कभी उन मंत्रों की ओर, उन
परंपरा की ओर ध्यान नहीं दिया, जहाँ पर हमने हर किसी को ये अधिकार दिया है कि जो वो कहना चाहे, वो अपनी बात कह सकता है। राजा को भी धर्म के अधीन रखा कि वो राजा का प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व है। और कई बार तो मुझे लगता है कि अगर मैगस्थनीज़ क अगर इंडिका को ठीक से पढ़ा होता, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर जो राजा की कैबिनेट होती थी, उसमें 3 ब्राह्मण हैं, तो 3 शूद्र हैं और 13 जो हैं, उसमें क्षत्रिय हैं। लेकिन हम लोग उन चीज़ों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उसकी ओर हम जाते नहीं हैं। लेकिन फिर चर्चा करेंगे उन विषयों पे। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स जो लेटर ह्यूमन राइट्स में जाके कन्वर्ट हुए और जॉन लॉके और उस तरह के जितने फिलोसफर्स वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं उन्होंने किस तरह से इन सारे विषयों को फिलोसफाइज किया, लेकिन वो पैदा कहाँ से हो रहे हैं? कॉलोनियल अमेरिका में रेड इंडियंस को किस तरह से मारा गया, किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और 60% लोग एग्री करते हैं, 15% डिसएग्री करते हैं, 21% जो है वो मालूम नहीं है और उसमें से कुछ परसेंट जो है शेष वो दे डोंट वांट टू रिप्लाई टू इट। इसी तरह से अगले को हम देख लें कि इंडिविजुअल फ्रीडम की जो बात हुई है वो हैज़ इट्स रूट्स इन ब्रूटल सप्रेशन ऑफ इंग्लिश मोनार्कीज़, एब्सोल्यूट पावर ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था और किस तरह से मोनार्की हालाँकि कई तो ऐसे विजुअल्स मुझे देखने को मिले, जहाँ पर राजा खाना खा रहा है और सामने जो है लोगों को सूली पे चढ़ाया जा रहा है। मैंने वो क्योंकि फिर बहुत डिस्टर्बिंग हो जाते हैं इसलिए वो सब ऐड नहीं किया, लेकिन 71% लोग इस बात से एग्री करते हैं। इसी तरह से प्लीज़ आप लोग अपना माइक ऑफ रखिएगा। कृपया ध्यान रखिएगा, माइक ना अभी ऑन करें। जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं। इसी तरह जो सोशल जस्टिस के ऊपर जहाँ पर हम जाति-जाति की बात करते हैं कास्ट के संदर्भों में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है रशियन रिवॉल्यूशन व्हिच सॉ द एग्जीक्यूशन ऑफ रोमानोव डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, तो उसको उससे जो सहमत लोग हैं 65% लोग हैं, 18% लोग उससे सहमत नहीं हैं। और ये सब चित्र जो हैं, ये सारे फ़ोटोग्राफ्स तो एग्ज़ैक्टली नहीं है, लेकिन पेंटिंग्स हैं, जिन लोगों की, ये वो बताती हैं। और इसके प्रमाण आपको मिल जाएँगे। मैं वो रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम थी, इसलिए मैंने इसके नीचे सारे के सारे संदर्भ नहीं दिए। पहले मैं देने की कोशिश कर रहा था कि मैं उन सारे प्रमाणों को यहाँ पर ले आऊँ, लेकिन जब मैं उसको वर्ड की फ़ॉर्म में लाऊँगा, तो वो मैं आपके साथ सारे के सारे प्रमाण जो हैं वो शेयर करूँगा। इसी तरह से जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, वो दैट हैज़ इमर्ज्ड आउट ऑफ द एट्रोसिटीज़ कमिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर फॉलोइंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस तरह से दुर्व्यवहार होता था कि किस तरह से वहाँ जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, उन्हीं के लिए मैग्ना कार्टा बना था, ये आप सभी जानते हैं। और मुझे उन विषयों पे ज़्यादा नहीं टिप्पणी करनी, लेकिन 63% कम से कम एग्री करते हैं और 16% लोग डिसएग्री करते हैं। इसी तरह से वेस्टर्न वैल्यू ऑफ फ्री स्पीच जिसके ऊपर आज हम बहुत अधिक बल देते हैं, वो दैट हैज़ इट्स रूट्स इन द ब्रूटल सप्रेशन ऑफ डिसेंट ड्यूरिंग द मैककार्थी एरा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जब ये ब्लैक्स ने वो ओपन अप होना शुरू हुआ, मैककार्थी जो है एक चरित्र है, जिसने जो है वो इलेक्शन लड़ा और फिर उसको जो है उसने ब्लैक्स के लिए बात करनी शुरू की। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक बड़ा पॉपुलर वहाँ पे चित्र था, बड़ा प्रभावित था जिसने वहाँ पे ये एक तरह का रेवोल्यूशन शुरू किया था ब्लैक्स की ओर से, आई एम नॉट अ मैन एंड अ ब्रदर टू। ये अंग्रेज़ों को एक प्रतिक्रिया थी ब्लैक स्लेव्स की ओर से, जिसे आज हम बहुत मॉडर्न देश कहते हैं। इसी तरह से आप ये देखें सेकुलरिज़्म को जो अडॉप्ट किया गया दैट हैज़ एमर्ज्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लडशेड ऑफ यूरोपियन वॉर्स ऑफ रिलिजन व्हिच सॉ द डेथ्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। इस तरह से ये एग्ज़ीक्यूट होती थी चर्च के आप
जानते ही हैं कि कभी-कभी कोई रेफ़रेंस देखने को, पढ़ने को मिल जाता था, जब हम हिस्ट्री पढ़ा करते थे स्टूडेंट डेज़ में, कि किस तरह से जो है लोगों को जला भी दिया जाता था, चर्च की कमांड के ऊपर। और 63% लोग जो हैं एग्री करते हैं और 20% डिसएग्री करते हैं। और इसी तरह से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म वो है दैट हैज़ इट्स रूट्स इन एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। रेड इंडियन सारे मार दिए, चाहे वो कनाडा की आप बात कर लें, चाहे आप अमेरिका की बात कर लें या अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर लें। ये उन ब्लैक्स के द्वारा अपनी जनरेशन को रिवाइव करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए ये वहाँ की बनाए गए चित्र हैं और 80% लोग इस बात से एग्री करते हैं। इसी तरह से डू यू एग्री दैट द प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्फसाइज सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर हैव देयर रूट्स इन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट्स ऑफ यूरोप। जिसका बहुत सारा ब्लडशेड और वायलेंस हुई थी और उसके कारण आप ये देख सकते हैं। हालाँकि इसकी जो फिलॉसफिकल इश्यूज़ हैं, मार्क्सिज़्म और आदि कम्युनिज़्म, बाकी सब इश्यूज़ को हम ले सकते हैं, लेकिन स्पेस की कमी और समय की और मेरे सामर्थ्य की कमी की वजह से मैं सारे के सारे यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन 78% इस बात से एग्री करते हैं। और इसी तरह से जब आप फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, जो कि जिसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ब्लडशेड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच सॉ एग्जीक्यूशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द नेम ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। और 66% जो हैं वो एग्री करते हैं, 18% एग्री नहीं करते और 15% जो है उनको इस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इसी तरह से थोड़े से मैं स्पीड अप कर रहा हूँ ताकि मैं समय को बचा सकूँ, क्योंकि अभी पार्ट 2 को भी हमने देखना है। इसी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, वो क्या है, उसके भी रूट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, स्ट्रगल हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की और टायरेनी इन यूरोप व्हिच सॉ सिग्निफिकेंट ब्लडशेड एंड वायलेंस, ये उसके प्रमाण हैं और 73% लोग इससे एग्री करते हैं। और इसी तरह से जो सेकुलरिज्म की इश्यू है, जो कि separation of church and state has its roots in the struggle against religious persecution and intolerance in the West, including the English Civil War and French Revolution। जबकि ये आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जहां पर लोगों को जला दिया जाता था अगर वो अपोज करते थे। तो 78% लोग इस बात से एग्री करते हैं। और इसी तरह से जो है फेमिनिज्म की जो बातें उभर कर आई वेस्ट में, वहाँ आपको पता है कि इस तरह से स्त्रियों को जो है वो बेच दिया जाता था, उनकी कीमत लगाई जाती थी। और 80% लोग इससे एग्री करते हैं। और इसी तरह से मल्टीकल्चरलिज्म की जो बातें आनी शुरू हुई वेस्ट में, अ, जिसको लेकर के आज अमेरिका जैसे कंट्रीज अपने आप को बहुत शाबाश देते हैं। तो वहाँ पर भी इस तरह की बहुत सारी आपको देखने को चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें नागरिक आंदोलन बहुत सारे शामिल हैं। तो 66% लोग इस बात को एग्री करते हैं। इसी तरह से जो वेस्टर्न वैल्यूज़ में अब जो प्रश्न है, 18वां प्रश्न वो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़ हैड लेड टू डिस्कनेक्शन फ्रॉम इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। क्या ये हुआ या नहीं हुआ? आप जब फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब आप ये बात करने लगते हैं तो आपके मन में भारत माता का कोई चित्र उभर कर आता है और इंडिया के नाम पे आपके मन में क्या एक भाव पैदा होता है? और आपके मन में कौन-सी एक भूमिका बनती है कि ये भारत भूमि है, ये भारत माता है, जिसके लिए रेवोल्यूशनरीज़ ने अपने बलिदान दिए। तो एक डिस्कनेक्शन जो आप देख पाते हैं, उसके लिए एग्री करते हैं 88% लोग, 8.3 लोग उससे एग्री नहीं करते। उनको लगता है कि पूरी की पूरी भारतीय मूल्य हैं। और इसी तरह से क्या आप सहमत हैं कि भारतीय संविधान के पश्चिमी मूल्यों को अपनाना सांस्कृतिक साम्राज्य का एक रूप है, जो पश्चिमी मूल्यों को भारत समाज पर उसके सांस्कृतिक संदर्भ के बिना थोप दिया गया? और क्योंकि अभी मेरे पास इसके सीधे-सीधे प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि अभी पढ़ने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी लीड्स मिल रही हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए
संविधान बना दिया गया था, कौन से मूल्यों को लेना है, जो गवर्नमेंट की ओर से कुछ एडवाइजरी लोगों को दिया गया था, जो एडवाइजर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से, उन लोगों ने उनको क्या-क्या सजेस्ट किया और जो लोग वहाँ से ही पढ़कर आए हुए थे, वहीं से आकर के लॉ का काम कर रहे थे ब्रिटेन से, तो उन लोगों ने किस तरह से इस सारे मूल्यों को हमारे ऊपर लगा दिया है। एनीवे 85% लोग जो हैं इसको स्वीकार करते हैं। और लास्ट में अगर आप ये देखें कि क्या आप सहमत हैं कि भारतीय मूल्य जैसे राष्ट्रीय संकल्प कि अगर आप प्रिएम्बल को राष्ट्रीय संकल्प मानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसमें काफ़ी संदेह करना पड़ेगा। राष्ट्र धर्म, राज्य धर्म और प्रजा धर्म संविधान में शामिल किए गए हैं। तो 45% यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी एक अजीब उलझन-सी है। 46% जो है वो इस बात से सहमत नहीं हैं कि राष्ट्रीय संकल्प, राष्ट्र धर्म आदि के संदर्भ में नहीं सोचा गया और 45% इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ, इसी संदर्भों में वो सोचा गया है। लेकिन जब आप राष्ट्रीय संकल्प, राष्ट्र धर्म अगर राष्ट्रीय संकल्प होता तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफिकली उसको डिफाइन करता और साथ ही साथ भावनात्मक रूप से कि हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक ये राष्ट्र भारत है और इसके भीतर जो है वो राष्ट्र धर्म क्या है, राज्य क्या होंगे, ये सारे परिभाषित किए जाने चाहिए थे। लेकिन इन विषयों को हम धीरे-धीरे जब आगे चलेंगे और इसके भागों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो हम उन सब पे इन सारे विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 है उसको मैं बहुत संक्षेप में उसको भी आपके साथ साझा कर लेता हूँ। ये हमने कोशिश की कि हमारे पास अगर राष्ट्रीय संकल्प की बात करें, जो प्रिएम्बल में होना चाहिए था, कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि भई हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत जो है वो भारत राष्ट्र जो है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए थी। फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में हमें पुरुषार्थ, ऐषणात्रय, चारों पुरुषार्थ, न्याय, शांति और मंगल के अधिकार की बात होनी चाहिए थी। जिसे आजकल आप वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो है, वो अगर आप थोड़ा-सा अर्थशास्त्र पढ़ लेते तो वहाँ पर बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि राजा के 5 यज्ञ करने होते हैं कि किस तरह से उसने अपनी स्टेट को, अपने लोगों को जो है सुख-सुविधाएँ उपलब्ध करानी है, न्याय उपलब्ध कराना है, आदि-आदि ये सारे के सारे वहाँ पे दे रखे हैं। ये सारा का सारा आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सारी चीज़ें डिस्कस इस संदर्भ में की गईं या केवल इस संदर्भ में डिस्कस की गईं कि ये वैल्यूज़ वहाँ से ही हमें लेनी चाहिए। ये सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये सारे हमने दे दिए हैं यहाँ पर, लेकिन हम अब सीधे इस पे निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि हमारे सर्वे क्या कहता है इस सारे विषय पे, उसको लेकर के फिर आप लोगों के साथ आप लोगों की राय मैं आमंत्रित करूँगा। तो क्या तो पार्ट बी में हमने ये लिया है कि क्या भारतीय संविधान भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित करता है? प्रिएम्बल में क्या इस तरह से डिफाइन किया गया है? अ, 40% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि यस। मैं नहीं जानता कि ज्योग्राफिकली कहाँ पर कैसे परिभाषित किया गया है और सांस्कृतिक रूप से तो किस रूप में कैसे किया है। ये कहना तो और भी कठिन है क्योंकि अगर आप सांस्कृतिक रूप से करते हैं तो कृषि के आधार पर आपको करना पड़ेगा और उसके लिए आपको भारत एक लिविंग एंटिटी स्वीकार करनी पड़ेगी। वो यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं हो सकता सिर्फ। दूसरा प्रश्न था जिसका उत्तर हमें 88% लोगों ने यस में दिया है कि क्या भारतीय संविधान राष्ट्रीय संकल्प पर आधारित होना चाहिए? कि राष्ट्र का संकल्प क्या है? जिस वो राष्ट्र का संकल्प जिसके लिए रेवोल्यूशनरीज़ ने अपने बलिदान दिए, अपने प्राण दिए, वो राष्ट्र क्या था? उसका राष्ट्रीय संकल्प क्या बनता था? इसको हमें ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए और ये कुछ प्रमाण तो मैंने इकट्ठे कर दिए हुए हैं, लेकिन वही है कि इसमें आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इसी तरह से क्या शुड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बी बेस्ड ऑन राज्य धर्म? अभी जब आप राज्य धर्म की बात करते हैं, तो राजा की बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहली ड्यूटी तो ये है प्रजा के लिए अकाउंटेबिलिटी।
राजा का मतलब ही है प्रजा रंजनात्, कि प्रजा को अगर वो प्रसन्न रखता है तो ही इज राजा, अन्यथा ही इज नॉट ए राजा। तो उसको लिए जो राज्य नीति निर्देशक दिए गए हैं अर्थशास्त्र में, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर आप लोग ये ग्रंथ पढ़ें, किरातार्जुनीय का प्रथम सर्ग ही पढ़ लें, तो राजा के क्या राज्य नीति निर्देशक कौन-कौन से हैं, महाभारत में जो भीष्म उसे बताते हैं, इवन राम जो रामायण में 100वें सर्ग में बताते हैं, लगभग वो सारे के सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें अगर हमने कंसिडर कर लिया होता, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रहता था, और 90% लोग इस बात से सहमत हो रहे हैं। इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन प्रजा धर्म, कि प्रजा की जो धर्म है, उसमें जिसमें ड्यूटीज भी आती हैं और उसमें उनके अधिकार भी आते हैं, दोनों ही चीजें उसमें सम्मिलित हैं। तो उस पे आधारित होना चाहिए था, 86% इस बात से एग्री करते हैं। और इसी तरह से राष्ट्र धर्म जो है वो क्या है, वो राष्ट्र धर्म जो है, राष्ट्र के कर्तव्य क्या होने चाहिए, अपने राज्य में रहने वाले, राष्ट्र में रहने वाले जितने भी राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रजन हैं, उनका उनके प्रति उसका संबंध कैसे परिभाषित होना चाहिए, वो 90% लोग उस चीज से एग्री करते हैं। इसी तरह छठा जो सवाल था कि धर्म राज्य शब्द जो है, जिसको हमने फिर पहले तो हम यही अर्थ करते रहे कि रिलीजन रिलीजन, तो रिलीजन बेस्ड स्टेट करने का अर्थ करते रहे, लेकिन वो बेसिकली धर्म राज्य जो है वो किसी भी रिलीजन से संबंधित नहीं है, वो शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। तो क्या धर्म राज्य न्यायपूर्ण शासन की अवधारणा भारतीय संविधान में निहित है? हालांकि 48% लोग इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन वो न्यायपूर्ण शासन किस तरह से, किस अर्थ में है, और वो वस्तुतः क्या निर्णय करने की क्षमता है या वो न्याय है? न्याय कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा, ये आप कोर्ट केसेस से अनुमान लगा सकते हैं, और किस तरह से पॉलिटिकल इन सब चीज़ों की इंटरप्रिटेशंस हो जाती है, ये आप जानते हैं। इसी तरह से शुड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटाइज लोकहितम लोक संग्रह, पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर रखना चाहिए, इसके लिए एग्री करते हैं 88%। ये सारे की सारी आपकी परंपरा की ओर से किए जाने वाले प्रश्न हैं। फिर इसके बाद है इन प्रिंसिपल सर्वपंथ संप्रदाय संभाव, ये जितने भी मूल्य हैं, क्या ये सिद्धांत भारतीय संविधान का मूलभूत मूल्य है या नहीं है? कि सभी पंथों को जब आप इक्वालिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, अगर उसमें आप किसको ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं, ज्यादा राइट्स दे रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे भी दे रहे हैं, तो आप एक तरह से कितना बड़ा अन्याय मेजॉरिटी के साथ कर रहे हैं। यानी कि ये कह रहे हैं, सर प्लीज अभी माइक म्यूट रखिएगा, सिर्फ 5 मिनट की बात और है, उसके बाद आप सभी बात कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी को आपने एक तरह से उसके अधिकारों से वंचित कर दिया, और आपने ये सिद्ध कर दिया कि संविधान से पहले सभी जितनी माइनॉरिटीज थी वो बड़े खतरे में थी, और संविधान के आने के बाद वो सारी की सारी माइनॉरिटीज जो हैं वो अब सुरक्षित हुई हैं। क्या सचमुच ऐसी स्थिति थी? जब तक संविधान नहीं था, उससे पहले माइनॉरिटीज की स्थिति भारत में क्या थी? अगर उस बात को ध्यान में रखा होता तो आपको ये भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे इंडिया को, सारे भारत को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में नहीं बांटती। इसी तरह से शुड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज मातृभूमि, कॉन्सेप्ट ऑफ मातृभूमि एज सेक्रेट एंटिटी? क्या ये नहीं लगता है कि जिसको हम जीवित मान रहे हैं, जिसके हम चित्र बना करके लोगों ने जेलों में अपना जीवन आहुति दे दी अपने लोगों की, वो मातृभूमि के लिए थी। क्या उसको आप लिविंग एंटिटी कहीं पे मानते हैं? कहीं उसको रिकॉग्नाइज किया? इसी तरह से जो अगला सवाल था वो राष्ट्रभक्ति जो है, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्रभक्ति इम्प्लिसिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रभक्ति कहाँ से आएगी? जापान जैसे देश के जो है वो एक ही वैल्यू वो अपने एजुकेशन सिस्टम में है, राष्ट्रभक्ति, और हमारे यहाँ जो है वो 86 नंबर पे जाकर के जो है राष्ट्रभक्ति का कॉन्सेप्ट आता है, जब आप एजुकेशनल वैल्यूज बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शुड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटाइज सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस ओवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट?
ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि किस तरह से वो बैलेंस बैठेगा, क्योंकि अगर आप सचमुच अपनी भारतीय संस्कृति को देखना चाहते हैं, तो 70% 71% लोग उससे एग्री करते हैं। और इसी तरह से 12वां क्वेश्चन है, इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्वदेशी सेल्फ रिलायंस ए गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे बिल्कुल ध्यान आता है कि जब गांधी ने अपनी पुस्तक जो है वो स्वराज भेजी थी, तो किस तरह से नेहरू ने उठा करके उसको दूर फेंक दिया था कि अभी तो हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें अभी डेवलपमेंट्स करनी चाहिए। तो स्वदेशी जो है वो गांधी के साथ ही समाप्त हो गया, विनोबा के साथ। विनोबा ने उसके बाद बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं। 30% लोग एग्री करते हैं, 41% डिसएग्री करते हैं। शुड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज संस्कृति एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी? अब जब भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, तो आप इस तरह की व्यर्थ की बात नहीं करेंगे कि भई ये गंगा जमुनी तहज़ीब और इस तरह की व्यर्थ के जो हम नारे दे के भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या होती है और कैसे होती है, ये मुझे तो समझ में नहीं आया। आप में से जितने लोग जानते हो वो मुझे बता सकते हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है, उसको भारत की संस्कृति के रूप में ही उसको एक्नॉलेज करना चाहिए था। जबकि हम उस तरह का प्रयास नहीं कर पाए। तो लास्ट स्लाइड में इज़ द कांसेप्ट ऑफ राष्ट्रीय एकता अ फंडामेंटल वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कि भई ये सबसे मुख्य अवधारणा है कि राष्ट्र एक रहेगा। लेकिन राष्ट्र का जब तक आप न भावनात्मक रूप से उसे परिभाषित करेंगे, न ज्योग्राफिकली उसको परिभाषित करेंगे, तो आप किस तरह का जो है वो राष्ट्रवादी व्यक्ति पैदा करेंगे। हमेशा जो राष्ट्र की बात करेगा उसके ऊपर आरोप लग जाएगा कि ये तो राइटिस्ट है, ये फलाना है, जो भी आप शब्दावली इस्तेमाल करते हो। और लास्ट जो प्रश्न था, शुड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटाइज धार्मिक ओवर सेक्युलरिज्म? कि भारत राष्ट्र जो है वो धर्म राज्य होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू राज्य, ना मैं सनातन धर्म शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि सनातन धर्म शब्द भी अपने आप में कुछ नहीं है। जो धर्म है वो सनातन है। वो इस अर्थ में समझना चाहिए, वो सनातन धर्म को कभी हिंदू के साथ जोड़ देते हैं, कभी किसी के साथ, कभी कुछ और पंथ के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म जो है वो अपने आप में एक राइटियसनेस है, एक कर्तव्य है, एक आपका अधिकार है। आप सभी लोग जानते हैं, बुद्धिमान हैं, सभी जानते हैं और 80% लोग इस सारे विषय से सहमत हैं कि धर्म पर आधारित हमारा राज्य होना चाहिए था और वो धर्म हमें शायद इस वाक्य से मिल जाता है, जैसे ऋग्वेद में कहा गया है, पुमान पुमांसम परिपातु विश्वता, कि एवरी मैन शुड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर पर्सन। ये ऋग्वेद में है, लेकिन हमें पढ़ाया गया कि नहीं-नहीं, यहाँ तो सिर्फ जाति थी, यहाँ ब्राह्मणवाद था, मनुवाद था। यही सब कुछ करके हमने सारे भारतीयता को दरकिनार कर दिया और वो सारे के सारे मूल्यों को हम लेकर के आए, जो कि बीमारी से, ब्लड से, अत्याचारों से, कुरूपताओं से भरे हुए थे, जिसके ऊपर दर्शन का आवरण हमने ओढ़ दिया। तो ये कुल मिलाकर के एक सर्वे रिपोर्ट थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। और अब आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, सहमतियाँ हैं, टिप्पणियाँ हैं, उन सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आप निश्चिंत भाव से अपनी बात कह सकते हैं। केवल इतना ही ध्यान रखने की कोशिश करें कि हम एक अकात्मिक संवाद के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ना ये परिचर्चा है, ना विवाद है, ना ये इस तरह की कोई अन्य कोई चर्चा है। लेकिन निश्चिंत रूप से, निर्भीक रूप से आप अपनी बात रखें और हमारा मार्गनिर्देशन भी करें, क्योंकि ये भाग 2 है अभी। अभी तो इसके बाद हम प्रिएम्बल पे भी बात करेंगे अलग से, इसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स पे बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, आदि-आदि। ये सारे के सारे हैं। तो आप में से जो भी बात शुरू करना चाहें और संक्षेप में रखें, सटीक बात रखें। तो सादर आमंत्रित हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले सुभाष जादव जी ने, डॉक्टर सुभाष जी ने अपना हाथ खड़ा किया है। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपनी बात हमारे साथ साझा करें। प्रणाम सभी उसके बाद भारतवासियों को। डॉक्टर गणेश दत्त जी। जी। प्रणाम सभी भारतवासियों को। जी। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने आपके व्हाट्सएप पे 2 फोटोज फॉरवर्ड किए हैं। जी।
आपसे प्रार्थना है कि वो सबके लिए अगर आप साझा कर लेते तो मेरा ये कहना एकदम संक्षेप हो जाता। मैं हमारे अभी कोशिश जितने करता भी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हमारे जितने बच्चे हैं आजकल जी। जो लॉ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो सभी ये किताब पढ़ते हैं। और इसमें जो इंडेक्स पेज है, अगर आप वो इंडेक्स पेज देखेंगे, तो वो क्लियरली आपको बता देगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन-सा भाग किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और उसका बैकग्राउंड क्या रशियन रिवॉल्यूशन था, क्या अमेरिकन रिवॉल्यूशन था। और अगर ये बातें किताब में साफ-साफ लिखी है, तो मुझे और कुछ कहना ही नहीं। तो इसका मतलब है हमने भारत की जो अपनी आपकी आवाज गूंजती हुई आ रही है, हाँ, डबल। मैं खुद भी सुन रहा हूँ, कहीं पे माइक किसी का ऑन है। मेरा ख्याल है मेरा ही होगा, मेरी वजह से ही ना हो। अच्छा, एक सेकंड मैं तो उस वजह से अगर आप ये 2 स्लाइड सिर्फ कोशिश करेंगे आशुतोष जी प्रेजेंट करने के लिए, तो मुझे फिर उसमें और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर जो आपने सर्वे में बात बताई वो तो एकदम 100% सही है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्शन किया हुआ है, उसमें भारतीयता का तो कहीं पे कोई चैप्टर है ही नहीं जिसमें ये लिखा हो कि हमने ये पेज राम राज्य को पढ़ के किया है, ये महाभारत को पढ़ के किया है, ये भगवत गीता के श्लोकों में से लिया है या वेदों में से कुछ लिया है। वो कहीं पे भी उस किताब में नहीं है। बस आपसे इतना ही अनुरोध है, वो 2 पेज अगर आप एक बार शेयर करेंगे सबके लिए, तो इट विल बी ये देखिए किताब है जो सभी बच्चे जो एलएलबी करते हैं उनके लिए ये किताब सबसे जरूरी है, ऑल इंडिया बार। और इसका पेज 2 भी है, आपको मैंने दिया है। अगर वो पेज 2 भी आप स्क्रीन पे लगा देंगे तो एवरीथिंग इज क्लियर ऑन दैट पेज। ये देखिए सेकंड पेज थोड़ा ब्लो अप कर दीजिए। सेकंड पेज, हाँ ये देखिए सेकंड पेज में व्हाट इज द बेसिस ऑफ माय चैप्टर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड अपॉन ब्रिटिश रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। भारतीयता कहाँ है? बस, धन्यवाद, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। जी, जी। धन्यवाद ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के लिए। इसको मैं नेक्स्ट जो सर्वे होगा उसमें इसको ऐड अप करूँगा, जो नेक्स्ट हम करेंगे। इसके बाद मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गणेश दत्त जी अपनी बात रखें और उसके बाद डॉक्टर काशीनाथ हीरामठ जी। नमस्कार, मुझे कुछ म्यूट कर लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। मुझे कुछ विशेष नहीं कहना। कहना ये था कि आप इतना ज्ञान इकट्ठा करके इतनी चीजें इकट्ठी करके बताते हैं और फिर आपको अनुरोध करना पड़ता है कि कोई विवाद खड़ा ना करे या अपनी सिर्फ बात डिफरेंट तरह से कहे। पिछली कुछ चर्चाओं में मैंने देखा कि बहुत लोग विवाद करने लगते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, या अपने ज्ञान को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए बात करते हैं। मेरे ख्याल से आत्मसात करने की प्रवृत्ति से हमें आपके ज्ञान को पढ़ना है, देखना है, समझना, और आपसे अगर कोई बात ऐसी है भी कि हमें लगता है कि शायद इसमें कुछ परिवर्तन है, तो उस समय अलग से उसकी बात को रखना चाहिए। अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। धन्यवाद सर। जी, डॉक्टर काशीनाथ जी और उसके बाद डॉक्टर आनंद प्रकाश जी। सर, आई एम नॉट comfortable with Hindi. I'll speak Okay, English. okay. Please carry on with the Sir, English. No problem. just out of curiosity, I wanted to know whether this constituent or the committees for the constitution, did it have any Sanskrit scholars or who were very much attached to Indian or who knew the Indian knowledge? Okay, so your question is, were there some Sanskrit scholars in the Constituent Assembly? You want to say this? And also who were draft committee? Okay, so yes, there were quite a lot who were take second. There were people
but and let me tell you, there were 463 times Indian values were referred to in the Constituent Assembly for adoption, but all were rejected. 463, to be very very precise. कि जैसे कि धर्म की भी बात आई और चीजों की बात आई, लेकिन वो सब के सब रिजेक्ट कर दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और उनके रेफरेंस अभी हम लेकर के आएंगे जब इस पे चर्चा करेंगे कि जो आपके भारतीय संस्कृति से, जिसमें से संस्कृत के श्लोकों को भी लिया गया, मंत्रों को भी लिया गया और लोक भाषाओं से भी बहुत सारे जो है वो संदर्भ लिए गए थे। थैंक यू सर। लेकिन एग्जैक्टली कितने लोग थे वो मैं अभी मेरे पास वो डाटा नहीं है, लेकिन वो मैं ले आऊंगा, आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूंगा। बट इट इज ट्रू दैट 463 अमेंडमेंट्स वर फॉट। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, वैल्यूज 463 वैल्यूज, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। मतलब मेरी जानकारी में 463 हैं वैल्यूज जिनको कहा गया था, लेकिन ऑल वर रिजेक्टेड। जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश जी। जी नमस्कार सभी को। मैं तो इस विषय में बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन फिर भी जो सुना आपका, इतना अच्छा एफर्ट आपने करके जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करी है, उसको 3 कमेंट में करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि देखिए, जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अगर उनको रेफरेंस रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का लेना था तो हमारे यहाँ तो सारा जो भी वैल्यू सिस्टम और जो भी हमारे यहाँ चल रहा था भारतीय संस्कृति में, वो रिटन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। तो उनके पास में रेफरेंस पॉइंट उन कंट्रीज का रहा होगा जहां पर रिटन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय। तो ठीक है, उनके पास जो सिचुएशन थी उन्होंने उसको लिया। लेकिन ये जो आपने लास्ट वाला सेंटेंस बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉइंट्स डिस्कशन में आए और फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं किए, दैट इज ए कंसर्न। और तीसरा पॉइंट, मेरा लास्ट पॉइंट ये कहने का है कि जब हमें ये समझ आ रहा है कि किस कंडीशन में किस तरीके से ये हमारा संविधान बनाया गया, तो आज हम इसमें क्या एक्शन ले सकते हैं। तो 2 एक्शन हैं। एक एक्शन है कि हम कहें कि हम इसको चेंज करेंगे। उसमें क्या होता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कुछ डिस्कम्फर्ट फील करते हैं किसी भी चेंज के लिए, तो वो स्ट्रेट अवे अपोजिशन शुरू कर देते हैं। दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि जो भी वैल्यूज है, जो भी वर्डिंग्स यहाँ पर यूज हुए हैं, चाहे फ्रेटर्निटी है, चाहे फ्रीडम है, चाहे जो भी है, अगर हम उसका इंटरप्रिटेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से करके अपने यूथ को बताएं, आई थिंक दैट विल आल्सो सर्व द पर्पस। आज की डेट में हमें पता है, हम अपने स्कूल में पूरा एजुकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े, लेकिन कहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं गया। तो क्यों ना एक कॉन्स्टिट्यूशन 101, कॉन्स्टिट्यूशन 201, 301, 401, 501, इस तरीके से कुछ कोर्सेज हों जो प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएट लेवल और citizens at large. We should create such awareness programs, and in that awareness we should try to probably interpret these aspects of constitution from Indian context. I think that will be that can be an immediate action and can serve the purpose which we all are discussing here. यही मेरे को शेयर करना। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है और बहुत सुलझी हुई बात डॉक्टर साहब आपने कही है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस सारे विषय को देख रहा था तो मेरे मन में जो पहले जो टॉपिक मैंने फाइनल किया था वो था डीकॉलोनाइजिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर मुझे लगा दैट विल बी टू हार्ड, वो नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों की मेहनत और विश्वास की बात है। लेकिन फिर भी हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीयकरण करने का प्रयास करना चाहिए। और अम्बेडकर ने तो खुद ही कहा है कि भाई इसको आप चेंज करते रहें, जैसी आवश्यकता हो, जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे चीजें विस्तार में जाएंगी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमें
उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि अंग्रेजी का, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अंग्रेजी में बोलना और सोचना और हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में सोचना में बड़ा फ़र्क है। अंग्रेजी में जब आप सोच रहे हैं तो वो सर्वाइवल की भाषा है। उसमें उसका इनबिल्ट जो इन्हेरेंट क्वालिटीज़ हैं, वो सर्वाइवल के इश्यूज़ हैं। ट्रेड की भाषा है वो। उससे अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो वो एक कवर अप तो कर सकते हैं, लेकिन सचमुच आप ह्यूमैनिटी की बात कर लेंगे तो वो संभव नहीं है। और आप देख ही रहे हैं, जितनी वॉर्स हो रही हैं और जहाँ जितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इनके बीच में हम ह्यूमन राइट्स और साथ बाकी सब विषयों की बात कर रहे हैं। लेकिन आप केवल इतना मेरा निवेदन है, आप अपने भारतीय संदर्भ में किसी भी एक ऐसे मूल्य की मुझे बात बताएँ, जो हिंसा से पैदा हुई हो। मैं ये बात बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूँ कि पश्चिम का कोई मूल्य आप ऐसा बताएँ जो हिंसा से पैदा ना हुआ हो, और भारतीय संदर्भ में कोई ऐसा मूल्य बताएँ जो हिंसा से पैदा हुआ हो। आप समानता की बात करें, आप राष्ट्रीयता की बात करें, आप राज्य की बात करें, राजा की बात करें, और आप वेस्ट के उन फ्रीडम की वैल्यू की बात करें या फ्रेटर्निटी की बात करें, इंडिपेंडेंस की बात करें, जो भी आप कहना चाहें। तो ये थोड़ा-सा विचार करना होगा, उसका भारतीयकरण करण करना, उसको शायद सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार नहीं करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट में तो जाके हिंदी में तो बात नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अंग्रेजी में मान्यता प्रदान करती है कॉन्स्टिट्यूशन को और उसकी व्याख्या ऑक्सफोर्डियन कॉन्टेक्स्ट में करती है, वो कभी भी भारतीय संदर्भों में नहीं होती। और ये भी आप जानते होंगे कि जब सेक्युलरिज्म की लेटर पीरियड में व्याख्या आई है या हिंदुइज्म की व्याख्या आई है, तो वे ऑफ लाइफ कर दिया गया है। अब इससे समझ लीजिए वे ऑफ लाइफ क्या होता है। वो तो मुस्लिम्स का भी वे ऑफ लाइफ वैसा ही है जैसे किसी सिख का है, किसी जैन का है, किसी बौद्ध का है। तो वे ऑफ लाइफ बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन चलिए धीरे-धीरे तैरेंगे, धीरे-धीरे पानी के ऊपर की जो गर्द है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, विशुद्धि फ़िल्म से मैडम जी, दीपिका जी, डॉक्टर दीपिका जी। नमस्ते। नमस्कार। I just want to point out one thing कि एक हमने आप हमेशा मुझे कहते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म ज़रूर यहाँ लिंक दे दें, तो मैंने दिया है। ये भारत प्रकृति का बालक, ये नाम हमने इस फ़िल्म का दिया था। और आप जो जिस बात अभी जो कर रहे थे कि कौन-सा ऐसा मूल्य है जो नेगेटिव है और वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, जितने भी विदेशी मूल्य हैं, वो तो सारे ही एक नेगेटिव हमारी दृष्टि से हैं। और हमारे जो सभी धम्म के जो पॉज़िटिव मूल्य थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने हैं या नहीं बने इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो इस फ़िल्म में हमने भारत प्रकृति का बालक जो ने शकुंतला का वर्णन किया है कि वो प्रकृति से कैसी एकमेक थी, वो सारे मूल्य हमारे मूल्य ऐसे ही फ्लो करते हैं जैसे यज्ञ चल रहा धरती पूरा जो यज्ञ कर रही है, उसी अनुसार हमारे सारे धर्म का आधार है और वही हमारे मूल्य हैं और वही सभी जगह परिलक्षित होते हैं। हर हर फील्ड में एवरी एंडेवर ऑफ ह्यूमन्स उसमें ये सब हमारे जो प्राचीन हैं, उनकी बात कर रही हूँ, वो होते हैं। इस फ़िल्म के अंदर हमने 2-3 बातें इसमें प्रमुखता से रखी हैं कि भारत का स्वरूप क्या है और उसका नाम कहाँ से आया है। नाम और स्वरूप में ही भारत का पूरा वर्णन आ जाता है। भारत में ही सारा कुछ है, ये कहाँ से उपजा है और उसका स्वरूप क्या है। इस चीज़ को हमने इस फ़िल्म में व्याख्या की है इसमें और इट्स अ वेरी एन्जॉयबल फ़िल्म बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड म्यूज़िक एंड देयर आर प्रोफेसर्स स्पीकिंग। तो अगर आपको समय हो तो ये ज़रूर देखें। इसमें मैंने एक छोटा-सा उदाहरण दिया है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जब वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में जाते हैं और टैगोर जो यहाँ पर हैं और नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं, उन दोनों का एक वैज्ञानिक और एक कवि का दोनों का संवाद क्या होता है,
और वो किन बातों के लिए वो मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब वन इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग द अदर, मतलब वन टैगोर इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग जब उन्होंने रॉयल सोसाइटी में एक्सपेरिमेंट किया और बहुत उसका तहलका मचा के जीव है, पौधों में भी जीवन है, तो उसके ऊपर मचा, तो वो टैगोर उनको कैसे धन्यवाद दे रहे हैं और वो फिर इन टर्न कैसे जवाब दे रहे हैं, ये एक बात संवाद है। तब तक तो हमारी स्थिति सही थी और उसके बाद कैसे बिगड़ी है नई शिक्षा से, और हम अपने कंट्री को ओन नहीं कर रहे हैं और न ही उसको हम स्वरूप हमारे मन में आता है। जैसे आपने बताया कि जैसे ही भारत का नाम आए तो हमारे चित्र ही नहीं बनता है, ना कोई कॉन्सेप्चुअल वे में, ना आइडिया के वे में, ना कोई फिजिकल वे में, कोई कोई चीज बनती ही नहीं है हमारे यहाँ। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और एक छोटी सी बात के साथ मैं अपना कंक्लूड करती हूँ। जब हम लोग अमेरिका में अपनी फिल्म को दिखा रहे थे अक्रॉस अमेरिका, वहां पर हम बहुत ट्रेवल किए, तो हमको एक चीज मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगी, वो ये है कि चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट की कोई संस्था हो, सबने अपने बिल्डिंग के बाहर इतने बड़े साइज में अमेरिका के झंडे लगा रखे हैं। मतलब यू फील यू आर इन अमेरिका। मतलब जैसे ही आप वहां ट्रैवल करते हैं, आपको महसूस होता है कि ये दुनिया को रूल करने वाला देश है अमेरिका। ये बात हमारे यहाँ तो झंडे ही अब लगने शुरू हुए हैं, छोटे मोटे झंडे लगते हैं कहीं, हमें फील ही नहीं आता। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ये तो सारी चीज हमको देखनी होगी। ये फिल्म में थोड़ा हमने झलक दी है, जो इंटरेस्टेड हो वो देख सकते हैं। आई गिवन द थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और एक बार लिंक दोबारा शेयर कर दीजिएगा। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इससे पहले कि मैं डॉक्टर राकेश दुबे जी को आमंत्रित करूं, कि जब ये नाम सोचा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो पहले दिन आप सीरियसनेस देखिए कि जब ये नाम को प्रपोज किया जाना था कि भाई इंडिया रखना है या भारत रखना है, तो पहले दिन तो वो मीटिंग ही नहीं हो पाई, कोरम ही पूरा नहीं हुआ। दूसरे दिन जब कोरम पूरा हुआ, वो भी बड़ी मुश्किल से, और उसमें एक बार में ही जब प्रपोज किया गया डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इंडिया दैट इज भारत, वो उसके ऊपर कोई बहस नहीं की गई और वो पास कर दिया गया। अब इसमें इंडिया दैट इज भारत से आपके मन में क्या होता है, क्या भाव बनता है, ये आप खुद ही विचार कर सकते हैं कि क्या हमारा रिलेशनशिप बनता है। इंडिया मेरे लिए तो कम से कम इंडिया का मतलब है मंडी। अंग्रेजों ने इसको मंडी के तौर पे इस्तेमाल किया, बाकी लोगों ने मंडी के तौर पे इस्तेमाल किया। मार्केट है, इट इज अ मार्केट प्लेस। लेकिन जब आप भारत कहते हैं तो हजारों साल का एक पीछे जो है वो सिविलाइजेशन आती है, कल्चर आती है, कितना कुछ भाव आता है, वो सब हमने उसके साथ हिंसा कर दी। तो इसीलिए मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस भारतीय संविधान की बात करना चाहता था। लेकिन चलिए अभी हम और टिप्पणियां ले लें। जी डॉक्टर राकेश दुबे जी, और उसके बाद मैडम इंदू जी, और उसके बाद 2-3 और लोगों ने। सबसे पहले मैं अभिभूत हूं आपकी आभासी पटल पे जुड़ के इतनी सुंदर परिचर्चा सुन रहा हूं। आप आभासी प्लेटफॉर्म पे जुड़े सभी लोगों को सादर अभिवादन। निश्चित रूप से भारत को एक भूखंड के रूप में हमारे चिंतन में परिभाषित नहीं किया गया कभी भी, बल्कि इसे एक संस्कृति के रूप में, एक हमारी लंबी विरासत है और जिसमें भारत के लोग रहते हैं और वही संस्कृति वो जीते हैं। और हमने दीनदयाल जी पे थोड़ा सा काम किया है। उन्होंने उनकी राष्ट्र और चित्त की जो अवधारणा है, वो राष्ट्र को वो भूखंड नहीं बताते हैं, बल्कि उसमें एक चेतना जागृत है। और वो एक उदाहरण छोटा सा देते हैं। हम लोगों की आदत भी है भारतीयों की, हमारे जेब में एक छोटा सा कागज होता है तो फेंकने के पहले हम 10 बार देखते हैं और उससे हमारा एक अटैचमेंट रहता है अपनी हर चीज से। वो एक अस्तूरे का उदाहरण देते हैं जो मतलब नई मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यूज हो रही है उसके ऐसे कहें कि बाल बनाने के काम में। तो उसका मतलब तीसरी चौथी पीढ़ी में भी वही अस्तूरा, उसका हैंडल बदल दिया गया, उसके ब्लेड बदल दिए गए, लेकिन अभी भी अस्तूरा वही है, ऐसी अवधारणा है। ठीक ऐसी कोई हमारी भारतीय संस्कृति, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं, तो हमारी वो चेतना है जिससे हम सभी जुड़े हैं, वो राष्ट्र है। राष्ट्र कोई मतलब भारत कोई केवल भूखंड नहीं है। और ठीक है, उसका एक जियोग्राफिकल
बाउंड्री जरूर है, लेकिन ये दिनकर जी ने भी अपनी कविताओं में लिखा कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नरका है, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, वो भारत है। तो दीनदयाल जी ने कहा कि हमें जो विदेश की चीजें लेनी पड़े, ठीक है, हमारे अपने निर्माण में, जैसे हमने संविधान भी किया, अगर हमें बाहर की चीजें लेनी पड़ रही हैं तो उसको देश के अनुकूल बनाकर लेने की बात कही उन्होंने। और जो हमारी चीजें हैं उसको हमें समय के अनुकूल कर लेना है, क्योंकि समय परिवर्तित होता रहता है। सर ने बहुत अच्छी तरह और पहले सबसे पहले जिन्होंने हैंड रेज करके सवाल उठाया था, बहुत अच्छा लगा। सही बात है कि हमारे संविधान में जब सब चीज बाहर से लिया गया और उसे हमें लग रहा कि देशानुकूल बनाया भी नहीं गया, एज इट इज ले लिया गया, तो सही बात है कि वो हमारे देश को सूट नहीं करता है। हमारा देश तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, सर्वे सन्तु निरामया, वहां कोई भेद है ही नहीं है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये हमारा ऋग्वेद कहता है। निश्चित रूप से यहाँ भेद नहीं है, बल्कि एक समावेशी मिल के जीने की अवधारणा है किसी के पास। और हमने गांव में अपने ये देखा कि अगर पहले तो ये मैंने देखा कि एक लड़की की गांव की अगर शादी हो रही है तो पूरा गांव उसमें बिजी रहता है, और कहीं थोड़ी इज्जत प्रभावित हुई तो लोग कहते हैं गांव की इज्जत चली जाएगी। मतलब इस तरह की बातें मैंने मतलब चलो अपने बचपन से सुन रखी हैं, लेकिन आज शायद ना हमारा संविधान इस बात को, तो जैसा सर ने बताया कि तमाम सारे भेद हैं वहां, तमाम जातियों के नाम पे, कुछ धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पर, शायद यही वो बात है। और एक बहुत बड़ा प्रश्न जो मुझे बराबर सालता रहता है, चाहे इस विषय से न भी हो, भारत जैसे ये ऋषियों का देश है, मैं पंजाब में हूं तो यहाँ गुरुओं का की जगह है, ये 10 गुरु। अब मैं कई बार परेशान होता हूँ, जो सर ने कहा वो मंडी की बात और ये हो गया है। हम जैसे अंबानी, अडानी, चलो भारत के भी बड़े उद्योगपतियों के नाम 10-5 मैं भी गिना दूंगा, लेकिन भारत में अगर मैं दर्शन का विद्यार्थी हूं तो भारत में दर्शन में 1, 2, 3 नंबर पे कौन है, गणित में कौन है, या साहित्य में कौन है, ये शायद हम सभी लोग शायद इस फील्ड से हैं, वो नहीं है। तो अगर गुरु की गरिमा नहीं होगी, राम थे तो वहां वशिष्ठ थे, कृष्ण थे तो संदीपन ही थे, गुरुओं की, तो मतलब शायद हम वो चीज नहीं पा पाएंगे जो इस हमें संविधान से आना चाहिए, क्योंकि हमें गाइड करने वाला तो होना चाहिए। सर मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर राकेश दुबे जी, अच्छा आपका तो हो गया। डॉक्टर अभि गर्ग और उसके बाद डॉक्टर इंदु शर्मा। थैंक यू सर। एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न आया है सर मन में मेरे, कि हमारी संस्कृति अगर हम वैदिक कल्चर के टाइम से लेके चले, उसका तो कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो स्मृति और श्रुति के माध्यम से आगे चलती है। लेकिन अगर हम उन चीजों के बारे में जिक्र करें, जैसे रामायण और महाभारत, जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हम जिनको मानते हैं, उस टाइम पे भी हमारे पास किंगडम्स होती थी। रामायण के टाइम पे अयोध्या, मिथिला, कैकेयी, इस तरह की किंगडम्स थी, जिनसे सारा हमारा क्षेत्रफल बना था भारतवर्ष का कह लें। फिर अगर हम महाभारत के टाइम पे चले तो भी द्वारिका, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुरी, ये सब किंगडम्स होती थी। और तभी उन टाइम भी लोगों में विचारों का थोड़ा सा मेल 100% नहीं होता था, जिस तरह से वो राज्य स्थापित हुए थे। और मेरा प्रश्न मन में ये आता है कि अगर हमारा जो वैदिक कल्चर इतना स्ट्रांग था, या जो हमारे प्रोग्रेशन में टाइम के साथ इतना स्ट्रांग सिस्टम रहे हैं, तो क्या कारण रहा होगा जिस तरह से हम इस स्थिति पे पहुंचे कि हमारा पूरा एथिकल एंड मॉरल सिस्टम ही करप्ट हो गया, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अडॉप्ट कर लिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुए तो भी 75-80 साल ही कुछ हुए हैं। हमारी जो सिविलाइजेशन चली आ रही है वो तो हजारों साल पुरानी है। तो इतनी हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन को इतने टाइम के बाद एक फॉरेन एजेंसी ने आके हाईजैक कर पाए, तो क्या गलतियां हमने की होंगी, या क्या चीजों को, क्या प्रिंसिपल्स हमने बिल्कुल खो दिए विद अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारी पिछले 75-80 100-150 साल की जनरेशन का नहीं है, वो उससे पहले का चला आ रहा होगा। क्योंकि जब मुगल्स आए या ब्रिटिशर्स आए, वो जर्नी भी एटलीस्ट 1000 साल, 700-800 साल पुरानी है। तो डेग्रेडेशन तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई है। तो वो जो एथिकल एंड मॉरल करप्शन हुई है, डेग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज हुई है, वो कहाँ पर स्टार्ट हुई और किस लेवल पर जाकर इतनी खराब हो गई that somebody could just come in, walk in and just take over our culture? बड़ा सुंदर और बड़ा संवेदनशील प्रश्न है आपका, और इसका उत्तर मुझे पहली बार समझ में आया बंकिम चंद्र चटर्जी की उस नॉवल से। तो उसके खैर अंत में उन्होंने ये लिखा था
कि मुगलों से युद्ध करना, जब वो सन्यासी जो है वो अपने उसको समझा रहा है शिष्य को कि मुगलों से युद्ध करना कठिन नहीं था, क्योंकि उनकी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। मुगलों की ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि जिस तरह का उनका जीवन शैली और वो था, तो उनके साथ तो केवल एक आपको ऑन ग्राउंड युद्ध करना था। लेकिन ये जो नए लोग आए हैं, जहाँ वो पराजित होते हैं, शायद भवानंद है उनका शिष्य जिसको वो बता रहे हैं। लेकिन ये जो नए लोग आए हैं अंग्रेज, इनकी ज्ञान में रुचि है, हमें इनके तौर तरीके सीख करके तब इनके साथ हमें युद्ध करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात का मैं शायद कुछ उत्तर दे पाऊँगा इस सारे विषय को। अंग्रेज इसलिए प्रभावी हो गया, एक तो चलिए हुकूमत थी उसका, वो शासन था, लेकिन उसकी साथ-साथ ज्ञान में जो रुचि हुई, जिसकी वजह से वो सतर्क हो गया कि हमने इसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, और उसकी वजह से वो हम पर ज़्यादा प्रभावी हो गया और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, वो उसमें उस धारा में बहते चले गए। मुसलमान से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, बलिदान दे रहे थे, आप लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मामला इसीलिए गड़बड़ा गया क्योंकि अंग्रेज की ज्ञान में रुचि थी, उसने आपके ही ज्ञान को अपनी भाषा में ऐसा परिवर्तित किया, ये सिद्ध कर दिया कि ये तो बस सपेरों का देश है और ये तो पिछड़ों का देश है। उसने तो कास्ट आपके बना के रख दी, वर्ण का कास्ट बना दी, जो कि कास्ट शब्द यहाँ लागू ही नहीं हो सकता। तो एनीवे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन बहुत संवेदनशील प्रश्न है। मैं अच्छा लगा मुझे आपका प्रश्न। जी, मैडम इंदू जी, और उसके बाद और भाई आप लोग अपने आप ही अपनी बात रख सकते हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जी, मैडम इंदू जी, और उसके बाद डॉक्टर संजय के शर्मा जी। नमस्कार सर जी सभी को। जी ना। सभी को प्रणाम। आज का विषय जो दिया है आपने, आप शास्त्रों की चर्चा भी कर रहे हैं और इसकी न्याय शास्त्र की भी चर्चा कर रहे हैं, संविधान की भी। तो संस्कृत में है तो सही व्यवहारवाद, जिसमें न्याय के पुराने नियम दे रखे हैं, शायद यही नाम होगा उसका, अगर मैं कंफ्यूजन नहीं हूँ तो मैं, है ना। तो उसमें पुरानी परंपरा के दे रखे, उसमें मानव की एटीट्यूड को भी उसमें बता रखा है कि उसका चरित्र कैसा होता है जो झूठ बोलता है। ये आगे उसमें और भी मैं कुछ बताना चाहूंगी कि जैसे यहाँ का न्याय शास्त्र का जो है ध्येय वाक्य न्यायालय का, यतो धर्म ततो जय, ये क्या हो रहा है क्या? यतो धर्म ततो जय शायद नहीं हो रहा है कि कल ना इन्होंने सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है कि है ना कलयुग कैसा आएगा। इसमें एक श्लोक पढ़ना चाहूंगी, वित्तमेव कलो नृणाम जन्म चार गुणे दयम धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। यह है भागवत का 12 स्कंद द्वितीय श्लोक है ना, उसका द्वितीय अध्याय का। मतलब कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी के लोग कुलीन और सदाचारी और सद्गुणी माने जाएंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कर सकेगा। चल तो यही रहा है कुछ कुछ, शायद मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। और वर्तमान में जो स्थिति है वो देख लो आप, अगर हम धर्म के साथ धर्म को निभाने से ही जय मिलती है, तो जो स्थिति हो रही है वो भी मैं बताना चाहूंगी। वर्तमान साहित्यकार नारायण जी कांकर जी ने कहा है ना, मानस महाकाव्य में, इसके अंदर अभवनन्नद्य तीर्थानि विलासाः अपराधा स्थलानि पश्यत न सुरक्षित मतस्य तत्र हय अपराधी तत्वेभ्यव, अर्थात जहाँ तीर्थ विलास और अपराधों के स्थल बन गए हैं, देख लो वहाँ अपराधी तत्वों के कारण भ्रमण करना मुश्किल है। देवालया नाम चापि पश्य व्यवसायिकता मात्र बिना दक्षिणा दानम सुलभ नेव देव दर्शनम। और यहाँ देवताओं की व्यवसायिकता को भी देख लो, बिना दक्षिणा दिए देव के दर्शन करना सुलभ नहीं है। ये भी थोड़ा वीआईपी कल्चर भी चल रहा है, जिसका परिणाम हमने अभी देख भी लिया है। और इसके अलावा मैं कहूँगी, अगर अपन सनातन, और कई बार ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि सनातन नाम है ही नहीं पुराणों में वेदों में, पता नहीं, ऐसे जो है ना वो ये इशू अभी नहीं है। नहीं, हाँ इशू नहीं है, लेकिन मैं लेकिन हम इसको लेटर पीरियड में लेंगे, मैं अपना मत बताना चाहती हूँ सर, सुनिए, है ना। स्मृति और
स्मृतियों में जो अलग-अलग मनुस्मृति वगैरह में उनको हरदम किंवदंती में लिया जाता है गलत-गलत बोल के। मैं उनके लिए बोलना जी, जी। चाहूँगी कि वो सुचिता सिखाती है, शुद्ध-अशुद्ध सिखाती है, आपके मन से वाचा कर्मणा को शुद्ध करना सिखाती है। आज इन शास्त्रों से दूर हो रहे हैं, तो हमारी नैतिकता भी खत्म होती जा रही है। देख लो हम घर के अंदर भी नैतिक कितने रह जाते हैं, बाहर के समाज में तो होना बहुत दूर की बात है। सब जगह जितने भी कुचक्र और कुकर्म है, वो सब धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये हमें शास्त्रों से दूर होने के कारण और विदेशी शिक्षा को ग्रहण करने के कारण इसके प्रभाव नजर आ रहे हैं। आगे कितने आएंगे, वो तो बच्चे तो हाँ, आने वाले भूल ही चलिए। जाएंगे। और न्याय शास्त्र में कहा है ये तो धर्म तत्व जय, तो क्या धर्म का धारण करके चल रहे हैं पता नहीं मुझे, तो मैं उसको कोई चुनौती नहीं दे सकती, मेरी इतनी औकात भी नहीं है ना। नहीं, लेकिन नहीं, मैं तो ऐसा ये कह कुछ रही हूँ नहीं। कि शांति चलिए, रहनी चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ अ, हाँ, धन्यवाद सर। हाँ, ठीक है। जी, डॉक्टर सुभाष जी, इससे पहले वो आप अपनी बात कहें, एक सवाल डॉक्टर नमित कुमार जी के द्वारा है कि डिफरेंस बिटवीन द जस्टिस एज enshrined in constitution and justice as in Indian philosophy। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस शब्द है, और अगर उसका आप बैकग्राउंड देखें बहुत पीछे जा करके, तो जस्टिस का जो अर्थ मैंने पढ़ा था, मैं बुक का रेफरेंस दे दूंगा आपको ढूंढ के, वो था डिसीजन गिवन आइदर इन द फेवर ऑफ चर्च और गॉड, दैट वाज जस्टिस। जो वेस्ट में जस्टिस का कॉन्सेप्ट रहा है वो था। अब जब यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप लेकर के आए अंग्रेजी की एज सच टर्म को, जो कि बहुत सारी वायलेंस से होते हुए जिसको हमने फिलोसफाइज किया, और वो सामाजिक न्याय में चला गया कि आप अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करेंगे, तो वो न्याय के अर्थ में चला गया, यानी कि एक तरह का निर्णय करना कि आपने जो है किसी की हत्या कर दी तो आपको उम्र भर की जेल हो गई, ये निर्णय करना जो है न्याय कहलाने लगा। लेकिन जब आप इंडियन फिलॉसफी शब्द जब प्रयोग कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है अगर आप साथ में जो है वो धर्मशास्त्रीय न्याय की बात कर देते। तो फिलॉसफी में न्याय तो लॉजिक की सेंस में चला जाता है, टू अराइव एट सम कंक्लूजन, ठीक है ना। लेकिन अगर आप धर्मशास्त्रों के संदर्भ में न्याय की बात करते, तो वो है कि जहाँ पर आपने एक जो कुकर्म किया है, अनुचित कर्म किया है, उसके लिए जो दंड विधान किए गए हैं, जिससे कि जिसको शिकायत करता है जो प्रार्थी है, उसको ये संतोष हो कि हाँ, ये अपराधी को दंड मिला है और निकट भविष्य में समाज में उसका एक संदेश जाना चाहिए कि अब ये दोबारा अपराध नहीं होगा। तो ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शायद आप इंडियन फिलॉसफी नहीं पूछना चाह रहे थे, धर्मशास्त्रों में न्याय की व्यवस्था, वो शायद पूछना चाह रहे थे। लेकिन उस विषय को लेंगे, वो बड़ा संवेदनशील सा विषय है सामाजिक न्याय के संदर्भ में, वो भी समय आने पे हम लोग लेंगे। जी, डॉक्टर सुभाष जी, और उसके बाद प्लीज़ आप लोग अपनी बात खुद ही रख सकते हैं, मुझे नाम लेके बार-बार बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आशुतोष जी धन्यवाद। मैं दोबारा बोलने की हिम्मत इसलिए किया हूँ क्योंकि बहुत से हम में से लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमारी अगर संस्कृति इतनी सुदृढ़ थी कि हम अराउंड 33% वर्ल्ड का ट्रेड संभाल रहे थे भारतवर्ष में, तो फिर ये क्या वजह हो गई कि हम फिर इतने स्लेवरी पीरियड में आ गए। मैं कोई उसके लिए विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना भारत भ्रमण अपने 60-66 साल में किया है, उसकी बेसिस पे आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि कश्मीर में जो मंदिर है और उसमें जो शिवलिंग स्थापित है, वो आज से करीबन 1000 साल पहले स्थापित किया गया है। और वैसा ही शिवलिंग मैंने देखा है जब मैं रामेश्वर गया। तो रामेश्वर का जो वहाँ पे शिव जी का लिंग स्थापित है, तो मेरे ख्याल में वो भी हजारों साल पुराना ही है। मैंने राजस्थान में कृष्ण जी का मंदिर देखा है, द्वार, और मैंने कृष्ण जी का मंदिर मणिपुर में भी देखा हुआ है। तो ये संभव नहीं है कि उस जमाने में जब कश्मीर में वो मंदिर बना होगा शिवलिंग का, तो जो वहाँ क्राफ्ट्समैन रहे होंगे वही जाकर के रामेश्वरम में या कहीं और साउथ इंडियन टेम्पल में काम किए होंगे, तो तब संभव नहीं था।
आज संभव हो सकता है। और नाथ द्वार का जो मंदिर है या राजस्थान के और जो पुराने मंदिर है, वो जो शिल्पकारों ने राजस्थान में बनाए हैं वैसा मणिपुर में है नहीं, लेकिन वहां भी कृष्ण जी की मूर्ति खड़ी हुई है मणिपुर में। तो वो शिल्पकार राजस्थान से वहां नहीं गए थे, वो लोकल आर्टिजन थे वहां पे। इसका मतलब है कि जो हमारी देश, जो भारत देश हम जानते जी, हैं जी। कि लैंड मास नहीं है ये अगर लैंड मास होता तो आपको भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो हर एक जगह पे भिन्न मिलता, हर एक उसको भगवान कृष्ण के नाम से नहीं लेते। अगर भगवान शंकर हमारी संस्कृति में एक नहीं होते तो फिर हम, हो सकता है भारतीय संस्कृति में नहीं कुछ और नाम उनको दे दिए होते। जैसे हम मिडल ईस्ट के टेम्पल्स को फायर टेम्पल के नाम से देते हैं, उनको हम ज्वाला मंदिर नहीं कहते हैं जैसे हिमाचल के मंदिर को कहते हैं, वहां भी फायर टेम्पल है। राइट। बस यही दो चीजें आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था कि भारत जो है, जो भारत देश है, ये एक लैंड मास नहीं है। अगर ये लैंड मास होता तो अपनी विभिन्नता को हम संभाल करके आज तक नहीं चल पाए होते, क्योंकि पूरे विश्व में अगर आप देखिए तो एक दो फेथ्स को लेकर ही कंट्रीज आगे बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ तो हर 30 किलोमीटर पे एक फेथ और एक लैंग्वेज है। तो फिर इसको लेकर के हम एक साथ अभी तक नहीं चल पाए होते। हमारा विलय जब हुआ था 1947 में, सरदार पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हम 526 अलग अलग राज्य थे तब। 526 से अब सिर्फ हम 32 राज्य में ही हैं अभी। तो मतलब यू कैन से दिस इज almost 1,000 times we have grown, but it has been grown only because we have believed in the concept of a nation. We have not believed in a landmass. अगर लैंड मास में बिलीव किया होता तो जिस वक्त पार्टीशन हो गया होता तो फिर कुछ और हो गया होता। बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल सही है जी। इसके बाद जी आप स्वयं अपने, हाँ जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी डीन हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा में, और उसके बाद डॉक्टर सुवेद जी। जी संजय जी। हाँ, नमस्कार आशुतोष जी और सभी उपस्थित विद्वत जन। निश्चित रूप से हम लोग लगभग 42 की संख्या अधिकतम पहुंचे हैं और 42 विद्वान यहाँ पे इकट्ठे थे और एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जहां ये चर्चा अपने आप में एक अद्वितीय सेंस में है, क्योंकि ये इस तरफ ध्यान जाना और उस पर चिंतन करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ में मेरा इसमें एक और चीज था कि ये चिंतन जो है, अभी चूंकि हम लोगों ने अगर सब ने एग्री किया है और सभी समझ रहे कि हाँ ये ठीक है, तो हम लोगों को कोर्ट्स के अंदर जो वकील्स हैं उनके बीच में भी ये करना चाहिए, कुछ इंस्टीट्यूशंस में भी करना चाहिए ये जो है। ठीक है, बहुत सारी चीजें चूंकि सतत प्रवाह, ये सब हम सबने कहा ही है कि भारत तो एक ऐसा सतत प्रवाह रहा है ज्ञान का, और उस ज्ञान के लिए जब भी हम उदाहरण देते हैं तो वो भी संस्कृत ग्रंथ ही लेके आते हैं। तो संस्कृत को पढ़ना और शुरू करना ये भी सबके लिए, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम कम से कम हम 44 लोग जितने ज्वाइन किए हैं वो सब तो शुरू करें और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। और इसमें थोड़ा सा फास्टनेस की जरूरत है, क्योंकि ये विषय सिर्फ हम तक सीमित ना रहे, इसको थोड़े बड़े पटल पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय आज मौका है, व्यवस्था है तो जो हमारे फेवर की है, तो इस चीज को समझ सकते हैं वो लोग। तो उस स्तर पे थोड़ा सा इसका चिंतन होगा। और इसका जो हम लोग चूंकि बैठक कर लेते हैं, बैठक के बाद में इसका जो राइटअप और ये आपने डाल दिया, इन कुछ इसका नोट्स बनके या कुछ बुकलेट्स बनके थोड़ा आगे फैले इन लोगों में, सो दैट और भी इसको समझ सके। और वो जो संबंधित ग्रंथ हैं उनका उदाहरण भी साथ साथ उसमें रेफरेंस मिलेगा तो लोग पढ़ेंगे जरूर। तो थोड़ी सी प्रार्थना है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी प्रयास करूंगा डॉक्टर साहब अभी, क्योंकि ये तो एक सर्वे रिपोर्ट ही है, लेकिन अभी उसको डिटेल और उसके प्रमाण और उपलब्ध कराने हैं। तो मन में विचार मेरा ऐसा ही है कि इसको एक पूरा डॉक्यूमेंट हम डेवलप कर लें। आप लोगों की सहायता से निश्चित रूप से वो मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ। जी सुवेद जी, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे साथ डॉक्टर सुरेश चौधरी जी बंगाल से जुड़े हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, वो भी अपनी बात रखें। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, मैं चाहूंगा डॉक्टर अखिलेश जी हैं, डॉक्टर जयप्रकाश जी हैं,
अविनाश जी हैं। आप सभी लोग कृपया अपनी-अपनी बात रखें बहुत संक्षेप में। आशुतोष जी, एक इंट्रूशन करना चाहूंगा। अगर वेबसाइट हमारी होती तो पूर्व वक्ता का स्वप्न पूरा हो जाता। करते हैं। चलिए, अब तो निश्चित रूप से इसको वेबसाइट को कर ही लेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जी, सुवेद जी। डॉक्टर सुवेद जी, अपने को जी। जी, हाँ, पहले तो सबको नमस्कार। मैं इस विषय पर पहले से सुन रहा हूँ और कई बार बहुत से मित्रों से और इस पर डिस्कशन भी हुआ है। पर एक बात जो मेरे नोटिस में आई है, वो है कि हम एक तरफ तो अपना हिंदी का शब्द संविधान प्रयोग करते हैं और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रयोग करते हैं। तो ऐसा मान के हम चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है वो पर्यायवाची है संविधान का, जो कि कदापि नहीं है, सच नहीं है, पर किसी कारणवश जो है वो ये प्रयोग में है और दशकों से प्रयोग में है, आरंभ से लेकर आज तक, और शायद कुछ आगे भी चलता है, ऐसे ही रहेगा। मगर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को देखें, जो कि इंग्लिश में लिया गया है, वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच इज मेड ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और अगर आप किसी विद्वान अंग्रेज से पूछेंगे या जो अंग्रेजी का विद्वान है उससे पूछेंगे कि भाई ये आपने ये अर्थ जो है वो लिया कहाँ से, कैसे आया है आपके पास ये अर्थ, तो वो आपको उत्तर नहीं दे पाएगा, बल्कि वो कहेगा कि ये शब्द लैटिन से आया है और लैटिन में कोई ऐसा शब्द था जो कि जिसका मीनिंग ये था और वो था। मैं उस डिटेल में ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। मैं बता सकता हूँ पर मैं वो उसमें जाना नहीं चाहते हैं। तो वो ये बताएंगे कि जैसे आपकी बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन है एक बहुत से अंगों का, तो मगर यहाँ पे ना तो कहीं वो न्याय की बात करते हैं, ना ही यहाँ पे वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वो लॉ कह देते हैं कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जबकि उसके विपरीत अगर हम संविधान को देखें तो उसमें स्पष्ट से बताया जाता है कि सम मतलब एक सा, विधान मतलब लॉ, जो भी। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो संविधान है वो सबके लिए ऐसा विधान है जो सबके लिए एक समान है। तो इसलिए ये शब्द प्रयोग करना जो है पर्यायवाची के रूप में या बराबर में, आप चाहें तो आप अपने आप भी रिसर्च कर सकते हैं और आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ जो है कहीं भी एक सा लॉ जो है सबके लिए वो नहीं लगेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब आरंभ हुई थी तो इन्होंने बड़ी धूर्तता से, मैं कहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा ये हार्श वर्ड प्रयोग कर रहा हूँ, पर ये बिल्कुल फिट बैठता है और बिल्कुल सच्चा है। तो अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में ही, आप जानते भी हैं कि हमें उन्होंने फ्रीडम नहीं दी, बल्कि कुछ और ही क्या करके हमें स्वतंत्रता नहीं दी थी। तो उन्होंने जो है ये कांग्रेस ने बड़े छद्म षड्यंत्र से, बड़े चुपचाप गुपचुप तरीके से, और ये सत्याहत्याई थी, और इसमें गांधी जी और नेहरू और कांग्रेस का बड़ा हाथ था माउंटबेटन के साथ मिल करके। तभी उन्होंने उस वक्त जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाना था वो भी नहीं बनने दिया, और नेहरू को बिना वोटिंग के, उसको एक भी वोट नहीं मिला था, फिर भी उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया उन्होंने। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो था 1935 का, स्टार्ट के लिए उसको पूरे के पूरे को उठा करके ही जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम पे उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दे दिया था। और फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई, और बड़ी चालाकी से जो भी लोग थे
और जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपने अभी खुद ही बताया कि जो भारतीयता और संस्कृति के बारे में जिन्होंने भी कुछ भी प्रश्न उठाया और उसमें डिस्कशन किया 400 जो भी 63 टाइम्स, तो उसको उन्होंने बड़ी चालाकी से साइड में करके उसको आगे करने के लिए दिया। तो ये 2 पॉइंट मेरी तरफ से बहुत तगड़े ऑब्जर्वेशन हैं जो हमें अब सबको समझना चाहिए। वो विषय अलग है कि भारतीयता, न्याय तो की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उनका जो सिस्टम था उसमें न्याय का मतलब ये था कि जैसे वो अदालतों में दिखाते भी हैं कि वो ब्लाइंड होता है और तराजू होता है। तराजू से न्याय नहीं होता कि वो ये कानून है, ये है, और इसके हिसाब से अगर वो उसके हिसाब से ठीक है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो वो नहीं होता। न्याय होता है जब आप सच पे पहुंचते हैं, जब आप सत्य के पास पहुंच करके तब सुनिश्चित करते हैं और सत्य पर पहुंचने के जो नियम हैं वो अप्लाई करते हैं, ना कि आपका जो भी एक जो कानून है। क्योंकि ऐसा करने से ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज जो किया था, उन्होंने हमें कंट्रोल करने के लिए हमें ये जो पूरे अपनी छोड़ने के बाद भी हमें वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर। और हम इसको जब भी प्रयोग करते हैं तो हम जब प्रयोग करते हैं हम संविधान कह देते हैं। तो वो संविधान तो तब होगा जब एक तो न्याय प्रक्रिया जो है, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है, वो होगी, और कानून जो भी बनाए जाएंगे, यानी कि जो न्याय की तरफ जाने के लिए जो साधन या नियम होंगे, उनको सही से उनका अनुसरण किया जाएगा, फिर भारतीयता की बात आएगी। तो मैं अपना कहने का यहाँ कह करके विराम करता हूँ। आशा है आप सब लोग मेरी बात को समझेंगे और उस पे अपना विचार भी करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और किसी ने कोई अपनी बात रखनी हो? डॉक्टर वंदना जी या डॉक्टर अखिलेश जी, अविनाश कुमार जी, या जो भी, आप प्लीज अपने को अनम्यूट करके अपनी बात रखें और फिर हम इसको चर्चा को, आज के संवाद को विश्राम देंगे। किसी और ने कोई बात? जी मैं बोल सकता हूं? करतार जी, पहले डॉक्टर करतार जी बोलें, उसके बाद डॉक्टर अखिलेश जी। जी जी डॉक्टर करतार जी। हेलो डॉक्टर। नहीं, मुझे शायद वो भी नहीं हुआ। अखिलेश जी आप अपनी बात रखें। डॉक्टर अखिलेश जी आप अपनी बात रखें, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सभी विद्वान जनों को मैं नमन करता हूं। काफी समय पूर्व आदरणीय आशुतोष जी ने मुझे आदेश दिया था कि महर्षि दयानंद ने जो 10 नियम बनाए हैं आर्य समाज के, उसके आधार पर और जो कानून है उसमें जो दिया गया है उसके आधार पे कुछ समालोचना की जाए। तो मैंने हमारे यहाँ के मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जो कि प्रकाश आर्य जी हैं, वो वकील भी हैं, उनसे मैंने कई बार निवेदन किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। आज मैं सबसे पहली बार कानून के बारे में जान पाया हूँ और इसको दोबारा सुनकर मैं अगली मीटिंग में अपनी बात बिंदुवार रखूंगा और आदरणीय से ये चाहूंगा कि मुझे कम से कम 10 मिनट का समय अगली मीटिंग में दिया जाए। नहीं, इसी विषय पे लेंगे डॉक्टर साहब अगली बार कि ये जो आर्य समाज के 10 नियम हैं और भारतीय संविधान है, इसको रखेंगे। और मेरा ये समझ है कि वो बन सकता है और बनता है, क्योंकि वो जो सबसे पहले वो ज्ञान पे आधारित सोसाइटी की बात करते हैं। जब वेद में विश्वास की बात करते हैं तो भारतीय संविधान जो शुरू होना चाहिए था वो ऐसे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए होना चाहिए था जो ज्ञान पर आधारित सोसाइटी है। तो चलिए जरूर करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। वो उस पे थोड़ा सा मैंने काम किया, वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा काफी पहले। ठीक है। और
जी, और आभार। कोई अपनी बात रखना चाहे? आप अपनी बात कोई रखना चाहें, डॉक्टर पुष्प जी, अर्चना जी, डॉक्टर मधु जी, किसी की कोई अपनी बात हो तो अगर साझा करना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आज की चर्चा को हम विश्राम देंगे और उसके लिए मैं आमंत्रित करूँगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर शिवानी शर्मा जी को। अविनाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी या डॉक्टर विनय सिंघल, दिलीप जी? आज मैं शुद्ध श्रोता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर अंबेडकर ने, मतलब वो चाहे वो बौद्ध धर्म अपनाया मतलब हालांकि वो कोई भारतीय धर्म से बाहर नहीं चले गए, ये एक प्रशंसा की बात है उनकी। तो निश्चित रूप से वो प्रभावित हुए होंगे बुद्धिज्म के संघ से, धर्म से। तो उन्होंने कम से कम सारा संविधान उसी आधार पे बना लेते जब वो संघ बुद्ध की शरण में चले गए। तो धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि को आधार बना करके वो संविधान बनाते तो वाकई बहुत अच्छा लगता। तो उसको, उसकी शरण में जाने के बाद उनको को वेस्ट की ओर देखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चलिए इस सारे विषय पे फिर दोबारा बात करेंगे। एक बात इस क्रम में मैं बता देना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर को 2 जगहों से बहुत बड़े प्रलोभन दिए गए धर्मांतरण के क्रम में। बिल्कुल, एक इस्लाम धर्म की ओर से और दूसरा ईसाई धर्म की ओर से। ये उनकी महानता है कि इन दोनों प्रलोभनों को ठुकराते हुए हिंदू धर्म की एक दूसरी इकाई में, बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एसो धम्मो सनातनो, मैं किसी नए धर्म का स्थापना नहीं कर रहा हूँ, अपितु प्राचीन धर्म में जो सनातन धर्म में जो बातें आ रही है वो अवरुद्ध हो गई है प्रवाह के कारण, उसका मैं परिशोधन कर रहा हूँ। तो इस कारण ही अंबेडकर धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म में ही अपना धर्मांतरण दूसरी बात अंबेडकर के साथ एक दूसरी स्थिति ये थी कि उस काल में अंबेडकर भले ही उन्होंने धर्मांतरण कर दिया हो, बौद्ध धर्म दर्शन का उन्होंने व्यापक ढंग से अध्ययन नहीं किया। अन्यथा जितने सूत्र अभी हम देख पा रहे हैं, आप सही बता रहे हैं कि उसके आलोक में भी अगर संविधान का गठन होता, संविधान की निर्मित होती, और तो ये सारे विदेशी तत्व हमारे यहाँ आकर के हावी नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन संविधान तो बहुत पहले ही बन गया था कि BN राव ने ही बना दिया था, बाकी तो ऊपर की कार्रवाई जो है ये बहुत लेटर पीरियड की बातें हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ही वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा था। अगर आप पढ़ेंगे और उन विषयों को हम धीरे-धीरे लेकर आएंगे। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस चर्चा में धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर शिवानी शर्मा अगर सुन रही हैं तो अपने सेंटर की ओर से धन्यवाद करें। डॉक्टर शिवानी अगर आप सुन रहे हैं तो? चलिए, शायद नहीं है, तो चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं और इसको विस्तार पूर्वक जो है मैं इसको एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में इसको लेकर के आऊँगा, क्योंकि अभी और बहुत सारे प्रमाण हमें साथ में चाहिए और वो सब मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा कि प्रत्येक जो भी वैल्यू है, जो भी मूल्य है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, उसमें ये तो केवल आपको एक-एक प्रमाण दिखाए हैं, लेकिन वो वस्तुतः कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से ऐतिहासिक दृष्टि से घटनाएँ घटी हैं, उन सारे विषयों को मैं सिलसिलेवार लगा कर के प्रत्येक वैल्यू के साथ उसको फिर हम देखेंगे और फिर उसका ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से उस हिंसा और हत्या, आगजनी और अत्याचार के ऊपर कैसे फिलॉसफी का आवरण डाला गया है। तो वो सारे विषय को हम लेंगे। तो आज की इस चर्चा को आप सबके सहयोग से ये मुझे लगता है बहुत सफल रही है और आप लोगों ने जिस तरह से हमारा दिशा निर्देश किया है, ज्ञान का विस्तार किया है, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और सचमुच मुझे लगा कि जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा जिसे हम कहते हैं, वो विरोध की नहीं होती, वो ज्ञान के विस्तार की होती है। नहीं तो ऑपोजिशन हो जाती है और जिस तरह का व्यवस्था बना दी है,
वो तो बड़ी ही व्यर्थ की है, वो हिंसा पर आधारित व्यवस्था है। तो हम अपनी परंपरा के अनुसार, जहाँ पे पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष इसलिए होते हैं कि वो ज्ञान का आगे विस्तार करें और उसके नए-नए अनुभवों को देखें, नए आयामों को खोजें। उसमें आप सबका ये सहयोग है, उसके लिए मैं इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर स्वामी विवेकानंद स्टडी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और उसके साथ जुड़े हुए अन्य जितने भी शैक्षिक संस्थाएँ हैं, उन सबकी ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और बहुत जल्दी हम पुनः फिर मिलेंगे कुछ अन्य विषयों को लेकर के और इसी तरह से आप लोग इसमें जुड़ते रहें, सहयोग करते रहें और हम निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है कि हम कोई आंदोलन करने जा रहे हैं। ये तो केवल इतना है कि अपने को हम सजग करें और खुद अगर सजग रहे तो निश्चित रूप से किसी न किसी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो प्रभाव हम छोड़ ही देंगे। तो इस पंक्ति के साथ टैगोर की इस 4 पंक्तियों की कविता के साथ आज का हम विश्राम लेते हैं। उनका बंगला में कविता है, के लॉयबे मोरा कारजो, काहे शांधा रवि, शुनिया जगत रहे निरुत्तर छवि, माटिर प्रदीपो शीलो शे कैलो शामी, आमार जेटुकु शाद्धो करिबोता आमी। वो कह रहे हैं, इसका भावार्थ ये है कि सांझ का सूर्य ढलने जा रहा है, तो सारा संसार सूर्य के आगे खड़ा है और सूर्य पूछ रहे हैं संसार से कि मेरा कार्य कौन करेगा? कि सारा दिन तो मैंने प्रकाशित रखा, तो अब अंधेरा होने जा रहा है, मैं छिपने जा रहा हूँ, तो इस अंधेरे को दूर कौन रखेगा? शुनिया जगत रहे निरुत्तर छवि, कि सारा का सारा संसार निरुत्तर रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक मिट्टी का दिया, माटिर प्रदीपो छीलो, एक मिट्टी का दिया आगे आया और उसने ये कहा, आमार जेटुकु शाब्दो करिबोता आमी, कि जितना मेरे से संभव होगा उतना मैं आपका कार्य करूंगा। तो मुझे लगता है हम सभी वो छोटे-छोटे मिट्टी के दिए हैं, जो मिलकर के सूर्य के काम को अग्रसर कर रहे हैं और यही हमारी परंपरा है। तो मैं समझता हूँ कि इसी के साथ आज हम यहीं विश्राम लेते हैं और बहुत जल्दी लगभग अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर शनिवार को या सैटरडे को दोबारा हम मिलेंगे। तो बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना सुझाव भी मुझे दे सकते हैं, कोई इसमें जानकारियाँ ऐड अप करना चाहें तो वो भी मुझे दे सकते हैं और कुछ और जुड़ना चाहते हों, कोई और विषय आपके पास हों, तो उनको अगर टेक अप करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उनको हम समय पर ले लेंगे और मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा ही। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत आभार।